शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी को पिता दिवस की बधाई हो। अब मैं निवेदन करूँ, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? जी जी सर। मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आरंभ करने जा रही है। एक साथ कई लोग जुड़ गए हैं, हमें जितने की आवश्यकता थी उससे अधिक लोग आ गए हैं। इसीलिए अब कार्यक्रम को हम विलम्ब ना करते हुए हम कार्यक्रम को तुरंत शुरू करना चाहेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 1.5-2 घंटा में अपना कार्यक्रम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और यह हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन पिछले 3 सालों से लगातार चल रहा है। जैसा आप लोग को मालूम है, कोरोना काल से ही लगातार यह कार्यक्रम चल रही है हमारे सोशल मीडिया पर, और इसमें देश भर के नए पुराने दोनों तरह के रचनाकार शामिल होते रहे हैं। दोस्तों, लघु कथा साहित्य की वैसी विधा उभर के सामने आई है जैसा कि हम लोग कल्पना भी नहीं किया था। आज ढेर सारे कथाकार और कवि भी लघु कथा सीजन के प्रति समर्पित हो गए हैं। रश्मि लहर जी अभी तुरंत जुड़ी हैं लखनऊ से। तो हमारा एक विशेष कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, एक पाठशाला और कार्यशाला के रूप में, हर एक सप्ताह हम किसी एक विधा पर केंद्रित होते हैं और फिर उसके अंत में यानी रविवार, सोमवार से शनिवार तक उसका पाठशाला कार्यशाला के रूप में हम चलाते हैं। और उसके अंत में हम उस पर सोशल मीडिया पर हम इसका आयोजन करते हैं एक सम्मेलन के रूप में। और हमें खुशी है कि हमें योगराज प्रभाकर जी जैसे विद्वान साहित्यकार और संपादक का सानिध्य प्राप्त है। हमारे अभिन्न मित्रों में एक हैं और उनका स्नेह, आत्मीयता और सानिध्य का ही यह परिणाम है कि हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हमारे मंच पर वह अध्यक्ष के रूप में भी आएँ। साहित्यकार के रूप में तो वे लगातार कई बार आए हैं और हम लोग को कुछ सीखने सिखलाने का मौका दे। लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा क्या छोटा क्या बड़ा, उसका पत्ता सब एक समान एक महत्व का होता है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा करते नहीं हैं। कथनी करने में उनका अंतर होता है। वे छोटे को लोग तो इतना हीन दृष्टि से देखते हैं, बड़े को इतने उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं कि कभी कभी नए साहित्यकार अध्यक्ष या मुख्य अतिथि के पद पर आने से घबराने लगता है। हमारा मंच एक ऐसा मंच है, खुला मंच है, जिसे हम नए हो या पुराने दोनों तरह के साहित्यकारों को एक बराबर से देखते हैं। रचनाओं में कमी बेसी हो सकती है, क्योंकि कोई भी रचनाकार मशीन नहीं होता, वह भी एक इंसान है। और सभी की सभी रचनाएं बहुत श्रेष्ठ हो यह भी जरूरी नहीं है। चाहे वह प्रेमचंद हो, चाहे निराला हो, चाहे जो भी साहित्यकार हो, कुछ रचनाएं बहुत श्रेष्ठ होती है और उसका मूल्यांकन बहुत दिनों तक होता रहता है। इसीलिए जहाँ कमी है, हमें वैसे रचनाकारों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए जो सिर्फ वाहवाही नहीं करे, बल्कि जहाँ हमारी कमजोरी है उस ओर भी इंगित करे, उस ओर भी इशारा करे। यह एक नए रचनाकार भी कर सकता है, एक विद्वान साहित्यकार भी कर सकता है। खासकर विद्वान साहित्यकार जब हमारी कमियों को इंगित करता है तो हमें थोड़ा सा जरूर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि हम में कहाँ तक कमी है, क्योंकि उस कमी को दूर करने के बाद वह रचना और श्रेष्ठ हो जाती है। और योगराज प्रभाकर जी जैसे संपादक साहित्यकार जब आते हैं तो निष्पक्ष ढंग से अपनी बात को सामने जब रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कुछ सीखने का मौका प्राप्त होता है। और ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष बहुत कम लोग होते हैं। लोग ऐसे लोगों से घबराते भी हैं कि मेरी रचनाओं को पता नहीं क्या कह देंगे। अरे हमें तो ऐसे लोगों का ही सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मंच पर आकर उन्होंने कई लोगों को सिखलाने का प्रयास भी किया है कि लोक कथा ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इतना समय किसी पास आज नहीं है कि लोग एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ भी सके। मूल्यांकन करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन योगराज प्रभाकर जी अपने समय निकालकर जब इतना समय देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उन्हें साधुवाद देनी चाहिए, उनको और धन्यवाद देनी चाहिए। सबसे पहले हम बतला दें कि योगराज प्रभाकर जी का हम छोटा सा परिचय देंगे, जो कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं।
योगराज प्रभाकर जी का जन्म स्थान पटियाला है, पंजाब है। ये 1961 में इनकी जन्म तिथि है। माने हम लोग 2-3 साल कहीं आगे पीछे है। इनकी शैक्षणिक योग्यता MBA LLB। इनकी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन हिंदी में ये लगातार लिख पढ़ रहे हैं। विधा इनकी लघु कथा और गजल और छंद है। गजल भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। संप्रति एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी में उच्चाधिकारी पद से वे सेवानिवृत्त होकर अब स्वतंत्र रूप से लघु कथा की एक प्रतिनिधि पत्रिका लघु कथा कलश का संपादन विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। यह पत्रिका अपने आप में एक अनूठा है। ऐसी पत्रिका शायद ही निकल रही हो जो लघु कथा को समर्पित होकर इतनी स्तरीय ढंग से प्रकाशित हो। भाई ठोक ठाक के वे अपने उन रचनाओं को प्रकाशित करते चुनते हैं और उसे अस्वीकारने में भी उनकी थोड़ी भी हिचक नहीं होती, बल्कि वे चाहते कि उन रचनाकार को जो छापे, लेकिन अच्छी रचना को छापे। वे मेहनत करते हैं, दोबारा रचनाएं मंगवाते हैं। इनके संपादन में लघु कथा कलश प्रकाशित हो रही है। कई विशेषांक 11 विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। फक्कड़ उवाच संपादित पुस्तक है लघु कथा रचना प्रक्रिया प्रयोगात्मक लघु कथा है, जिसमें मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया था। मेरा सौभाग्य है। और यह पुस्तक वास्तव में लघु कथा जगत में अपने आप में अनूठा है। ऐसी पुस्तक आज तक न प्रकाशित हुई है। आगे प्रकाशित हो तो बहुत बड़ी बात होगी। लोगों को मैं जोड़ भी रहा हूँ, इससे थोड़ा सा व्यवधान आ जाती है। और इन्होंने लगभग 1500 से अधिक लघु कथाओं का अनुवाद किया है हिंदी, पंजाबी या उर्दू में। बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। और इतना पढ़ते हैं तब तो इतना अनुवाद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए इनकी लघु कथा के बारे में इनकी बहुत अच्छी समझ है। बहुत कम लोगों को लघु कथा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है। हमने इनकी 2 लघु कथाओं को बहुत गंभीरता से पढ़ा जो हमने आमंत्रित किया था। और दोनों लघु कथाएँ इतनी उच्च कोटि की है कि उन लघु कथाओं से कई लघु कथाकार सीख सकते हैं कि लघु कथा कैसे लिखनी चाहिए। इस संबंध में मैं आगे अपनी डायरी में कुछ बातें कहूँगा। इनकी दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन ये कर रहे हैं। जब 8 पुस्तकों का उनको प्रकाशन उन्होंने कर दिया है। और इसके साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में कोई जो नहीं कि बहुत भारी भरकम हम व्यक्तित्व को सामने रखे। हम नए पुराने दोनों को स्थान देते हैं ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। पूनम श्रेयसी जी एक श्रेष्ठ गजलकार है। अच्छी गजलें लिखती है। आकाशवाणी से कई बार इनकी रचनाएं प्रसारित हुई है, लेकिन लघु कथा के क्षेत्र में वह हाल में ही आई है। और हमारे मंच से जुड़ने के बाद ही उन्होंने लघु कथा सृजन आरंभ किया है। इसमें कई लेखक ऐसे हैं जो हमारे मंच से जुड़ने के बाद, जैसे अभी डॉक्टर अनुज प्रभात हमारे सामने दिख रहे हैं, पुष्प रंजन जी हैं, और भी कई रचनाकार हैं जो हमारे मंच से जुड़ने के बाद लघु कथा का सृजन आरंभ किए। निश्चित तौर पर सारी रचनाएं बहुत श्रेष्ठ हो ऐसी जोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने आरंभ किया है। लेकिन कमज़ोर रचनाओं को देख का परीक्षण करते हुए ही हम सीख सकते हैं कि लघु कथाओं में कहाँ कमजोरी है, कहाँ नहीं है। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में आज पूनम श्रेयसी जी हमारे मंच पर उपस्थित है। हम भी उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब पूनम श्रेयसी में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं प्रथम सत्र में, हमारा 2 सत्र चलता है। पहला सत्र जो होता है वह होता है जिसमें हम मुख्य अतिथि का एकल पाठ सुनते हैं 10 मिनट, जिसमें 5 लघु कथाएँ वो पाठ करेंगी। और उस पर हम चिंतन मनन करते हैं, उस पर मूल्यांकन करते हैं अध्यक्ष के माध्यम से। उस पर हम डायरी पढ़ते हैं ताकि उस मूल्यांकन के माध्यम से और भी जितने साहित्यकार हमारे मन से जुड़े हैं वे कुछ सीख सकें। सीखना सिखलाना यह हमारा प्रथम उद्देश्य है। वरना पत्रिकाओं में तो हम रचनाएं पढ़ ही लेते हैं, लेकिन पढ़ लेने से ही काम नहीं चल जाता है। यदि हमें लगातार सीखना है, आगे बढ़ना है, रचनाओं में सृजनात्मक विकास लानी है, तो निश्चित तौर पर हमें इस तरह की गोष्ठियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी गोष्ठियों में लोगों को भाग लेना चाहिए जिनको आगे बढ़ना है। पूनम श्रेयसी जो मुख्य अतिथि, उनके बारे में बतला दूं कि इनकी जन्म तिथि 5 सितंबर है। पटना में जन्मी है। स्नातकोत्तर उन्होंने किया है। समाज सेवा लेखन इनका कार्य क्षेत्र है। और लेखन विधा में हिंदी, बज्जिका, भोजपुरी में कविता, गीत, गजल, आलेख, समीक्षा, कहानी और अब लघु कथा का सृजन उन्होंने किया है। बाल साहित्य की इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। 2 दूनी 4 बाल कविता संग्रह शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। रोबू रोबे बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुई है प्रकाशन अभिधा प्रकाशन से। इनको नागार्जुन बाल साहित्य शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। डॉक्टर स्वर्ण किरण बाल साहित्य शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी दूरदर्शन से भी इनकी रचनाओं का सतत प्रसारण होता रहा है। तो यह एक संक्षिप्त परिचय। अब इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि
हम चाहते कि हमारा जो समय है, यह समय और ले लें हमारे मुख्य अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि। हमें आज योगराज प्रभाकर जैसे साहित्यकार, समीक्षक, संपादक से कुछ बातें सीखनी है हम सबको, तो इसके लिए उनको हम कुछ समय जोड़ देंगे। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि प्रथम सत्र का आरंभ मुख्य अतिथि पूनम श्रेष्ठी जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उनकी लोक कथा पाठ से हो। हमारा दूसरा सत्र जो चलेगा, सब प्रथम सत्र में उनकी 5 लोक कथाएँ पढ़ी जाएगी। उस पर हम हम अपनी डायरी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर योगराज प्रभाकर जी उस पर अध्यक्षीय टिप्पणी के बहाने कुछ सीखने सिखलाने की बात करेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा सत्र आरंभ होने के साथ ही हमारे अध्यक्ष योगराज प्रभाकर जी भी अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करेंगे, जिसका संक्षिप्त प्रतिक्रिया देंगी मुख्य अतिथि पूनम श्रेष्ठी जी। और उसके बाद जो मंच पर जिस क्रम से लोग उपस्थित हुए हैं, उस क्रम से हम एक लोक कथाकारों को आमंत्रित करेंगे, जो सिर्फ बिना किसी भूमिका के अपनी एक लोक कथा का पाठ करेंगे। और प्रत्येक लोक कथा के बाद 2-3 मिनट का समय दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय को कि उन लोक कथाओं के बहाने वे कुछ हम लोगों को बतला सिखला सके। तो चलिए हम आरंभ करते हैं इस लोक कथा सम्मेलन का। हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी का। और सबसे पहले आमंत्रित हम करना चाहेंगे मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम श्रेष्ठी जी को कि वे कृपया आएँ और 2 शब्दों में हमारे इस हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का आरंभ करते हुए अपनी 5 लोक कथाओं का पाठ करें। डॉक्टर पूनम श्रेष्ठी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं सिद्धेश्वर जी एवं मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमन है। आज इस पटल पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब अपनी लघु कथा को पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। लघु कथा है। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है एक और। वृद्धा आश्रम में रहने आई विमला को मालती ने कहा, बहन रात बहुत हो गई है, सो जाओ। नई जगह मुझे नींद नहीं आती। लेकिन आदत तो डालनी होगी ना, मालती ने कहा। आदत क्यों? मुझे तो यहाँ केवल 7 दिनों तक ही रहना है। बहन किस भ्रम में हो? भ्रम? मैं समझी नहीं। भोली भाली विमला ने हैरानी से कहा। तुम्हारे बेटे ने तुमको क्या कहा था? उसे 7 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है, इसीलिए। ना बहना, अब कुछ मत कहना, सब समझ गई। कहते कहते मालती चुप हो गई। उसके कमरे का दूसरा बिछावन कल ही तो शांति के परम धाम जाने से खाली हुआ था। जो यहाँ आता है क्या कभी लौट पाया है? वह तो धीमे स्वर में कहती हुई मालती ने अचानक चुप्पी साध ली। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है काग भोग। पड़ोस की शर्मा को बेहद परेशान देख मदन को रहा ना गया। क्या बात है शर्मा जी, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं, पिताजी के श्राद्ध की सारी व्यवस्था तो हो गई, किंतु कौआ का भोजन कैसे कराया जाए समझ में नहीं आ रहा। अरे इतनी सी बात है, चिंता ना करे, उसका इंतजाम हो जाएगा। मगर कैसे? यहाँ तो कौवे दिखते ही नहीं है। अच्छा, हेलो, कौवे वाले बोल रहे हैं? अच्छा, आप अभी किस चौराहा के पास मिलेंगे? बेला नगर के पास? ठीक है। मदन ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए शर्मा जी से कहा, आप अभी पिताजी के लिए भोजन निकालकर बेला नगर के चौराहा पे पहुंच जाइए। वहीं कौवे वाला आदमी आपको मिल जाएगा, उसे 100 रुपया दे दीजिएगा, वह कौवा का इंतजाम कर देगा। थोड़ी ही देर में शर्मा जी भोजन लेकर उसी चौराहा के पास पहुंचा। उसने देखा वह कौवा लिए खड़ा है और कुछ लोग बारी बारी से कौवा को खिला रहे हैं। शर्मा की भरी थाली को देखकर एक भिखारी के बच्चे ने हाथ पसारते हुए कहा, भूख लगी है, कुछ दे दो ना। शर्मा ने उसे डांटते हुए कहा, चल भाग यहाँ से। तीसरी लघु कथा का शीर्षक है दुख का जाल। फिर किसी मछुआरे ने नदी में जाल फेंका। छोटी बड़ी मछलियां उसमें जा फंसी। इतनी सारी मछलियों को पकड़ के तुम क्या करोगे?
नदी ने मासूमियत से उससे भी वही सवाल पूछा। बाजार में बेचूंगा, फिर ढेर सारा रुपया कमाऊंगा, फिर एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा, फिर ऐशो आराम के साथ सारे सामान खरीदूंगा, फिर बेटा बेटी की शादी करके पत्नी के साथ सुखपूर्वक दिन बिताऊंगा। तो क्या उसके बाद यहाँ नहीं आओगे? आऊंगा ना, यहाँ किनारे पर बैठकर तुम्हें जी भर निहारा करूंगा। इस जाल से आज तक कोई निकल पाया है? दुखी मन से नदी ने कहा। मेरी लघु कथा का शीर्षक है लाचार आंखें। सावित्री, आज सभी बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर रखना। 14 जनवरी है आज। बहुत से लोग हर साल की तरह दान पुण्य करने यहाँ आएंगे, अनाथालय की व्यवस्थापिका ने कहा। जी मैडम। और हाँ, फोटोग्राफर संजय को खबर कर देना। दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। कपड़े, खाने के सामान, खिलौने व टॉफी से कमरा भर गया। बच्चों के हाथों में उपहार थमाकर संजय तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो गया। तस्वीर खिंचवाने के बाद बच्चे उपहार को वहीं रखकर जाने लगे तो उसने कहा, अरे अपना उपहार तो लेते जाओ। बच्चों की लाचार आंखों में पीठ पड़े नीले निशान उभर आए। बच्चों ने जोर से कहा, नहीं। और अंतिम लघु कथा है बिखरी हुई नेमतें। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फोन आया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पत्नी ने गुस्से से कहा। अरे कैसी बचपना है, गुस्सा थूक तो यार। इस साल न सही, अगले साल हम हिल स्टेशन घूमने चलेंगे, मनु ने पत्नी को मनाते हुए कहा। उसका गुस्सा तनिक भी कम न हुआ। अच्छा बाबा, अब मान भी जाओ, तुम्हारे और बेटा बंटी के लिए एक सरप्राइज है, मनु ने रहस्यमयी मुस्कान लिए कहा। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी अनाथालय के मुख्य द्वार पर जा खड़ी हुई। यहाँ किस लिए? पत्नी ने हैरानी से पूछा। याद करो, 4 साल पहले जब बंटी 6 साल का था तो हमने उसके लिए एक प्यारी सी। हाँ याद आया, पर इतने सालों बाद हमारा नंबर। तो क्या हुआ? कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल? नहीं, चलो देखते हैं। अंदर ऑफिस में मैडम के पास एक 3 साल की प्यारी बच्ची बंटी को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। सर, आप चाहो तो इस बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हैं, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी। मनु की पत्नी ने पलक झपकते ही बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, आह, यह तो बिखरी हुई नेमतें की सबसे सुंदर छटा। अनीता मिश्रा सिद्धि। बहुत ही बढ़िया, सभी को स्वागत करना, बहुत ही अच्छी। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। अभी प्रथम सत्र में जैसा कि हमने कहा था कि एकल पाठ हम मुख्य अतिथि का करवाते हैं, उसमें पूनम श्रेष्ठी अभी 5 लोक कथाओं का पाठ की है और इस हमने विस्तार से हमने इस पर समीक्षाएं भी लिखा था, लेकिन समय बहुत ना हो इसलिए मैं कुछ आगे से अपनी डायरी पढ़ रहा हूँ, कुछ रचना कुछ संक्षिप्त करते हुए, ताकि मुझे आज अध्यक्ष जी को अधिक सुनना है। दोस्तों, लघु कथा 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में अपना पैर जमा चुकी है। ढेर सारे मुख्य धारा के कथाकार और कवि लघु कथा सृजन कर रहे हैं। जब से साहित्य सोशल मीडिया पर अधिक लिखी पढ़ी जा रही है, लघु कथा के प्रति जन आकर्षण बढ़ा है। नई पीढ़ी के रचनाकार लघु कथा सृजन के प्रति अधिक जागरूक और प्रयासरत हैं। खासकर महिला के अपेक्षा पुरुष साहित्यकार इधर अधिक लघु कथा का सृजन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी पहचान वो नहीं बना पा रहे जितनी महिला लघु कथाकार। हालांकि अभी लघु कथाओं की भीड़ पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गई है। वे रचनाकार भी लघु कथा सृजन के प्रति आकर्षित हैं जिन्हें यह भी पता नहीं है कि लघु कथा कहानी और लघु कहानी में क्या अंतर है। रचनाकार की बात छोड़िए, ढेर सारे मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक भी लघु कहानी को लघु कथा और लघु कथा को लघु कहानी के नाम पर धड़ल्ले से प्रकाशित कर रहे हैं। यही वह वजह है कि नई पीढ़ी के लघु कथाकार लघु कथा के मर्म को और उसके आकार प्रकार को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं।
और इस तरह का भ्रम फैलाने में वे पुराने रचनाकार भी शामिल हैं जो लघु कथा आंदोलन के समय लघु कथा के जिस सिद्धांत की बात करते थे उन बातों को वे स्वयं अमल नहीं कर रहे हैं। और अशोक भाटिया जैसे मुख्यधारा के लघु कथाकार समीक्षक भी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है कि लघु कथा में काल दोष एक मुख्य अवरोधक का काम करता है। सुकेश साहनी जैसे कथाकार लघु कथा को अधिक लंबा खींचने और वर्णन करने में कोई दोष नहीं मानते हैं। ऐसे में नए रचनाकार यदि दिग्भ्रमित होते हैं तो दोष किसका है? यह तो लघु कथा के लिए शुभ संकेत है कि सोशल मीडिया पर लगातार लघु कथा पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही है, जिसके कारण लघु कथा को करीब से समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है नए पुराने दोनों तरह के रचनाकारों को। इसी उद्देश्य के तहत पिछले 4 साल से मैं लगातार लघु कथा सम्मेलन आयोजित करता आ रहा हूँ इस मंच पर। एक बात और, लघु कथा जितना शीर्षक महत्व रखता है उससे अधिक महत्व रखता है लघु कथा का अंत। लघु कथा का अंत ऐसा होना चाहिए जिसके अंतिम वाक्य पढ़कर पाठक भीतर से तिलमिला उठे। लघु कथा का अंत पाठक को तेजाबी छुअन का एहसास करा दे, और ऐसा तभी अक्सर होता है जब हम किसी लघु कथा का अंत किसी मारक संवाद से करें, लेख या टिप्पणी देकर नहीं, जिसे हमारे विख्यात साहित्यकार और संपादक योगराज प्रभाकर जी पंचतत्व कहते हैं। और इन बातों पर सारी बातें की भी गई है, बार बार चर्चाएं होती भी है, मगर लघु कथा लिखते समय हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कई नए लघु कथाकार इन बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और इस कारण वे पुराने रचनाकारों की अपेक्षा अधिक पसंद किए जा रहे हैं। वैसे रचनाकार हमारे मंच पर हर महीना आते हैं और अपनी रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दे जाते हैं। ऐसे ही रचनाकारों में एक है डॉक्टर पूनम श्रेयसी और डॉक्टर योगराज प्रभाकर, जिनकी अधिकांश लघु कथाएँ लघु कथा के मानक पर खड़ी उतरती हैं। डॉक्टर पूनम श्रेयसी की एक लघु कथा है काग भोग। जन्म जन्मांतर से चली आ रही परंपरा पर करारा प्रहार करती हुई एक नई संदेश दे जाती है यह लघु कथा। श्राद्ध के नाम पर मृत आत्मा को तृप्त करने के लिए काग भोजन कराने में हम जितने तत्पर रहते हैं उतनी ही उपेक्षा करते हैं जीवंत भूखे गरीब की आत्मा को। भिखारी का बच्चा कहता है भूख लगी है कुछ दे दो ना, मगर उसे कुछ भी ना देते हुए और डांटते हुए भगा देते हैं, चल भाग यहाँ से। इस संवाद के साथ लघु कथा का अंत तो ठीक है, किंतु यहाँ पर कोई और प्रभावकारी वाक्य भी हो सकता था, क्योंकि यही तो लघु कथा का पंचतत्व होता है। नदी के बहाने में एक दार्शनिक विचार व्यक्त करना चाहती है डॉक्टर पूनम श्रेयसी। बेटा बेटी की शादी करके पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा, तो फिर क्या उसके बाद यहाँ नहीं आओगे? आऊँगा ना, यहाँ किनारे पर बैठ कर तुम्हें जी भर कर निहारा करूँगा। इस जाल से आज तक कोई निकल पाया है क्या? मुझे लगता है अंत यहीं पर हो जाना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि दुखी मन से नदी ने कहा यदि यह लिखना ही है तो इस वाक्य को पहले लिखा जा सकता था। बिखरी हुई नियमिते लघु कथा में निसंतान पति पत्नी को एक संदेश देने का सार्थक प्रयास किया गया है। अनाथालय से भी एक समय के अंतराल में बच्चों को हम वहां से ले जाकर घर में अच्छी तरह से पाल पोस सकते हैं। आप उसका अच्छी परवरिश भी कर सुखमय दाम्पत्य जीवन भी बिता सकते हैं। बच्चों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने वाले शिक्षक दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करते, कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और। शायद इस बात को अब बच्चे भी समझने लगे हैं, तभी तो वह उपहार नहीं लेते, अपने पीठ पर पड़े नीले निशान की पीड़ा का एहसास करते हैं और कह देते हैं नहीं। डॉक्टर पूनम श्रेयसी पारिवारिक और सामाजिक दुख दर्द को अपनी लघु कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने में सक्षम दिख पड़ती है। और साथ ही साथ अभी जो लघु कथाओं का पाठ करेंगे डॉक्टर योगराज प्रभाकर जी। अध्यक्ष के बाद तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, इसीलिए उनकी लघु कथाओं जो मैंने पढ़ा है उस पर भी संक्षिप्त विचार देना चाहूँगा। लघु कथा एक लंबी यात्रा तय करने के बावजूद एक नए विषय को तलाश पाने में असमर्थ क्यों दिख रही है? क्यों बार बार घिसे पिटे विषय पर ही लघु कथाएँ लिखी जा रही है? लघु कथा पढ़ते समय उस जीवंतता का एहसास हम क्यों नहीं हो पाता जो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि एक लंबे अंतराल तक हमारे हृदय में शोर मचाती रहे? इन सारे सवालों का जवाब मिल जाता है जब हम योगराज प्रभाकर की लघु कथाओं को पढ़ते हैं। लघु कथा पढ़ते समय अंत के पहले यदि हम उस बात को महसूस कर ले तो लघु कथा पढ़ने में वह आनंद नहीं आता, या यूँ कहें कि वह तृप्ति नहीं मिलती। जो तृप्ति मिलती है अचानक उस बात को अंत में पढ़कर जो हमारी आंखों के सामने अचानक आ जाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं। यानी वह अंतिम वाक्य हमें चमत्कृत कर देती है और हमारे हृदय से निकल पड़ती है, अरे वाह क्या कह दिया लेखक ने। बहुत देर तक हमारे भीतर एक वाक्य शोर मचाते रहती है। ऐसे ही शोर सुनाई पड़ती है हमें
योगराज प्रभाकर की लघु कथा अपने अपने सावन को पढ़ने के बाद। लघु कथा का शीर्षक भी बहुत बेहतर है, अपने अपने सावन। संवाद शैली में लिखी गई इस लघु कथा को हम पढ़ते नहीं बल्कि लघु कथा हमें पढ़वाती है, और ऐसी लघु कथाएं ही बहुत दिनों तक भूली नहीं जाती। लगातार बारिश में भीगता हुआ सुधाकर छोटे बड़े सभी बर्तनों को बार बार भर रहा होता है। कच्ची छत से पानी की धाराएं निरंतर बह रही होती है। ऐसे में एक जीवंत कवि के लिए भी कवि सम्मेलन की क्या अहमियत रह जाती है। अरे भाई, कहाँ रहते हैं आजकल। परसों सावन कवि सम्मेलन है। मैं चाहता हूँ कि आप बरसात पर कोई ऐसा फड़कता हुआ गीत पेश करें ताकि लोग बाग मस्ती में झूम उठे। इसके बाद लेखक ने एक वाक्य में कितना जीवंत वर्णन किया है, उदाहरण स्वरूप मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब लेखक आगे लिखता है कि सावन और बरसात का नाम सुनते ही घर टपकती हुई छत उसके आंखों के सामने आ खड़ी हुई। टपकते हुए पानी को संभालने में असमर्थ बर्तन उसे मुंह चिढ़ाने लगे। क्या सोच रहे हो यार? अरे देश के बड़े बड़े कवियों की मौजूदगी में कविता पाठ करना तो बड़े गर्व की बात है। इसके बाद लेखक ने जो लिखा है वही लघु कथा का प्राण तत्व है, जिसे योगराज प्रभाकर जी पंचतत्व कहते हैं। उसने आसमान की ओर देखते हुए उत्तर दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। लघु कथा का अंत कैसा होना चाहिए? लघु कथा को काल दोष से कैसे बचानी चाहिए? लघु कथा में अनावश्यक शब्द भरते हुए, अनावश्यक वर्णन करते हुए, अधिक विस्तार देते हुए किस प्रकार बचना चाहिए, और अपने भीतर की बात को अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार सहजता से अभिव्यक्त कर देना चाहिए, किस प्रकार पुराने विषय पर भी हम नई बात और विचार को अपनी लघु कथा के माध्यम से रख सकते हैं, इन सारी बातों को योगराज प्रभाकर की इस एक लघु कथा में समझी जा सकती है। लघु कथा सृजन के पहले लघु कथा सीखने वालों के लिए योगराज प्रभाकर की इस एक लघु कथा में सारे लघु कथा के तत्व, लघु कथा के सिद्धांत, लघु कथा की परिभाषा और लघु कथा की उपयोगिता सब कुछ मिल जाते हैं। हम इसे एक आदर्श और मानक लघु कथा कह सकते हैं। योगराज प्रभाकर की अधिकांश लघु कथाएं अपने आप में एक मिसाल है। मैं तो कहूँगा लघु कथा सीखने वालों के लिए, खुद को लघु कथा का मसीहा कहने वालों के लिए, लघु कथा में कोई नई बात नहीं कही जा रही है, ऐसे नासमझ रखने वाले लोगों के लिए योगराज प्रभाकर की लघु कथाओं को पढ़ना चाहिए। उनकी दूसरी लघु कथा पहचान भी लघु कथाओं की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम दिख पड़ती है। धार्मिक दंगों की चपेट में सारा शहर जब जल रहा हो और वह किसी तरह बच कर निकल आया हो, जैसे एक डॉक्टर बचा लेता है, वह उसका एहसानमंद हो जाता है। लघु कथा का अंतिम कुछ वाक्य देखिए, आप सीख जाएंगे कि लघु कथा की बनावट कैसी होनी चाहिए, अनावश्यक शब्दों से कैसे बचना चाहिए, और लघु कथा का अंत होते होते कौन सा ऐसा पंचतत्व कह देना चाहिए जो लघु कथा में नवीनता तो प्रदान करे ही हमारे भीतर उसकी शोर बहुत देर तक सुनाई पड़ती है। कैसा वक्त आ गया है, बेड़ा गर्क हो इन दंगाइयों का। बूढ़े ने दंगाइयों को कोसा। उत्तर में उस व्यक्ति के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बूढ़े ने पूछा, वैसे आप कहाँ के हो भाई? इस तरह के या उस तरफ के? इस तरफ के या उस तरफ के? उसने भरे गले से उत्तर दिया, मेरा बेटा जो कि मेरा इकलौता सहारा था वह चला गया, अब तो मैं कहीं का भी नहीं। दरअसल हम लघु कथा को छोटा समझकर उस पर मेहनत करना नहीं चाहते। देखिए कि कितना बढ़िया अंत उन्होंने इस संवाद से किया है कि मेरा बेटा जो कि मेरा इकलौता सहारा था वह चला गया, अब तो मैं कहीं का भी नहीं। कितनी बड़ी बात उन्होंने एक लाइन में उन्होंने कहा है कि दिल झकझोर देता है यह एक वाक्य। दरअसल हम लघु कथा को छोटा समझकर उस पर मेहनत करना नहीं चाहते। कहानी की तरह यदि लघु कथा को भी हम गंभीरता से लें और उसके सृजन के बाद यानी कुछ दिनों के बाद उसे दोबारा तिबारा हम उसे पढ़ें और उसमें सुधार करें, स्वयं उसे पढ़ें, स्वयं से भी इच्छा करें, और योगराज प्रभाकर द्वारा यहाँ पर लिखी गई जिसे हमने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है, ऐसी लघु कथाओं को पढ़कर हम निरंतर सुधार करें और सुधार करने के बाद तब उसे प्रकाशन के लिए भेजें, तब निश्चित तौर पर आपकी लघु कथा एक श्रेष्ठ लघु कथा की श्रेणी में आ खड़ी होगी। वरना भीड़ इकट्ठा करने से ज़्यादा बेहतर है कुछ गुणवत्ता के ख्याल से इकट्ठी की गई लघु कथाएँ। ऐसी लघु कथाएँ जो प्रतिदिन लिखी जा रही सैकड़ों हजारों लघु कथाओं के बीच में खो न जाए, बल्कि इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाकर जिंदा रहे, और जब जिंदा रहेगी तब आज नहीं तो कल वह पाठकों के हृदय में
अवश्य रच बस जाएगी यदि हम एक दूसरे की लघु कथा को पढ़कर एक दूसरे को सुझाव परामर्श दें। हम सभी लघु कथा के मन को समझ सकेंगे और पठनीय लघु कथाएँ पत्र पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों में समेट सकेंगे। लघु कथा के शुभ चिंतकों को लघु कथा के मठाधीश, लघु कथा का मसीहा, लघु कथा का प्रणेता बनने के पीछे और यही जोड़ घटाव करने में सारी शक्ति को समय को बर्बाद करने की अपेक्षा इन बातों पर अवश्य चिंतन मनन करना चाहिए। दोस्तों, यह मेरी थोड़ी सी लंबी बात हो गई। थोड़ी योगराज प्रभाकर जी थे तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह की बात कही जाए। तो मैं अपनी डायरी को यहीं पर समाप्त करते हुए, चूँकि इस डायरी को इस कार्यक्रम की एक विशेषता भी लोग मानते रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ी गई लोक कथाओं पर मूल्यांकन करते हुए और हम कुछ बात कहते हैं तो हमारी बात से कहाँ तक सहमत है, नहीं सहमत है, और जो लोक कथाएँ आज मुख्य अतिथि ने पढ़ा है उसके बहाने हमारे आज के अध्यक्ष क्या अध्यक्ष टिप्पणी देते हैं, यह हम लोग सुनते हैं। हम बहुत ही आदर और सम्मानपूर्वक डॉक्टर योगराज प्रभाकर, जो लघु कथा कलश के संपादक भी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर योगराज प्रभाकर जी को। इसके पहले कि मैं चाहूँगा कि या तो अध्यक्ष भूमिका के पहले या बाद में वे अपनी 2 लघु कथा बाद में ही पढ़ें तो अच्छा है, पहले अध्यक्ष भूमिका दे दें। सिद्धेश्वर जी ने मुझे पूनम सेना की 5 लघु कथाएं दी, जिनका पाठ आप सभी ने सुना। मैंने इन लघु कथाओं को बहुत ध्यान से पढ़ा, अंदर तक पढ़ा, और तब मैं इसके ऊपर बोलने का लायक। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं दोनों हाथ उठाकर ये कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। किसी को बुरा लगेगा या किसी को भला लगेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बात शुरू करता हूँ पूनम सेना की लघु कथा एक और अच्छी लघु कथा है दोस्तों। ये केवल मार्मिक ही नहीं बल्कि एक मर्मस्पर्शी लघु कथा। मार्मिक होना और मर्मस्पर्शी होना 2 अलग अलग चीजें। ये मर्मस्पर्शी लघु कथा है जो दिल को छूती और कई प्रश्न जो है उभारती। ये संतान को भी कठघरे में खड़ा करती है, कठघरे में खड़ा करती है, और आज की तथाकथित आधुनिक जीवन शैली की पक्षा भी बदलती है। क्या माँ बाप को अनावश्यक बोझ समझा जाने लगा। हम नारा लगाते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, और वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने वाले भारतीय समाज के चेहरे का नकाब भी ये लघु कथा उतार चुके हैं। तो अपने ही कुटुंब की उपेक्षा करने में कोई बुराई नहीं करता। मैं तारीफ के बाद एक बड़ी चीज को सलाह दूंगा, उसका इशारा सिद्धेश्वर जी करते हैं। अंतिम 2 पंक्तियां और भी प्रभावशाली बन सकती हैं। लेखिका ने लिखा है, जिसके कमरे का दूसरा बिछावन कल शांति के परम धाम जाने से खाली हुआ था, ऐसे लिखा ना। और उसके बाद में एक लाइन और है, आप इसको ऐसे लिखते। तो उसने दूसरे बिछावन की ओर देखा तो शांति के परम धाम जाने से खाली हुआ था, और बुदबुदाई जो यहाँ आता है क्या कभी लौट पाया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये पंच तत्व नहीं है, सिद्धेश्वर की 5 लाइन है, तो इस लघु कथा की 5 लाइन और स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छी लघु कथा है। दूसरी लघु कथा है काल भोग। सिद्धेश्वर जी के अपने विचार है। सिद्धेश्वर जी उम्र में और फिलोसफी में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं उनकी किसी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा अपने ये जो लघु कथा है ना, इसका विषय बहुत ही साधारण है और बहुत ही सीधा बिता हुआ है। ये इसको बोलते हैं तकलीफ करने का अंतर। अनिता ईश्वरी जी जानती होंगी, ये सिद्धेश्वर जी इस बात को जानते हैं। ये 7वें और 8वें दशक की सबसे मनपसंद विषय हुआ करता था कि कहना कुछ करना कुछ। ये बहुत साधारण लघु कथा है। ये लघु कथा भाई मुझे पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं हो
कुछ भी अपने बनती है। ये 7वें और 8वें दशक का विषय है। क्यों? देखिए, लघु कथा में किसी विद्वान लोग ये बोलते हैं कि आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपको क्या कहना है और क्यों कहना है और कैसे कहना है। क्या क्या कहना तो आपको संदेश क्या देना है, क्यों कहना है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आपको लोग वो संदेश देना चाहते हैं, और तीसरा है क्यों कहना है, उसमें वो वगैरह आ जाता है। आपको ये विषय या ये कथानक तकनीकी दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि आपका जो अध्ययन है लोक कथा में अभी थोड़ा सीमित है, लेकिन आप निराश मत होइए। मैंने अपनी ईमानदार राय दी है। आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात बात करेगी, आप इस वक्त बड़े लगे। इसी लोक कथा डूबता जा भाई, ये एक बहुत ही जबरदस्त लोक कथा है, बहुत ही जबरदस्त, जो कि बिल्कुल नवीन कथानक पर लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है देखना की कल्पनाशीलता की प्रशंसा करती हो। अब आप सोचते क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति नदी से बात कर सकता है? नहीं कर, लेकिन लिखता नहीं थी। ये उनकी कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा है। देखिए, स्थूल रूप में भले ये व्यक्ति का एक नदी से संवाद मात्र दिखाई देता, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखिए तो इसके अर्थ कई तरह से इशारा करते हैं। देखिए, तीर हो गई, तीर एक और निशाने की तरह। अब इन अर्थों में एक इशारा है ड्रेन की तरफ। आप इसके स्थूल में न जाइए, इसके सूक्ष्म में जाइए, सूक्ष्म में जाइए। ये इशारा करके ड्रेन की तरफ, जहाँ एक वर्ग देश के संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण और प्रशिक्षण को प्राप्त करता है, कर लेता है, लेकिन उसके बाद अपनी प्रतिभा का उपयोग और अपनी सारी ऊर्जा विदेशों की उन्नति के लिए खर्च करता है। उस समय उसे अपनी भारत माता बिल्कुल भूल जाती है। इस रचना को माँ बाप के प्रति संतान के नकारात्मक रवैये के साथ भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये उस चीज का दूसरा निशाना है। और इसे ऐसे भी चेले चेजों के साथ जोड़ा जा सकता है जो किसी गुरु से सीखते हैं, लेकिन बाद में किसी गुरु का घात करने से भी नहीं कतराते, जिससे उसका उससे घात करते हैं। ईश्वर जी मेरे से ज्यादा इस बात को जानते हैं। अर्थात कृतज्ञता के जितने आयाम हो सकते हैं उससे ये लघु कथा सफलतापूर्वक जीवित करती है। उन्होंने यदि इसका शीर्षक केवल जाल होता तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि जाल केवल एक चीज का नाम, केवल एक चीज की प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जाल किसी प्रकार का भी हो सकता है, धोखे का जाल हो सकता है, ममता का जाल हो सकता है, या किसी और चीज का जाल हो सकता है। तो उस पर बजाय इसके कि दूसरा जाल वो आपने बांध दिया, उसको जाल है जिसमें केवल धूप है। तो इसका जो शीर्षक अगर जाल होता और भी अच्छा होता। कुल मिलाकर ये एक सफल और मुकम्मल लघु कथा है। इस हेतु लेखिका को आनंद शुभता। इस लघु कथा में अंतिम जो आपका वाक्य है उसमें भी आपको शायद वाक्य संयोजन को ठीक कर क्या दुखी मन से रवि ने कहा तो इस जाल के ऐसा कोई निकल पाया है? तो ये इस जाल से मैं निकल पाएगा, ये पंचलाइन बन जाएगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग पंचलाइन बन जाएगी। अगर आप दुखी मन से रवि का भाव से लिखेंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा है कि मेरा संदेश आप तक पहुंच चुका। अगली लघु कथा जो मेरे पास आई है वो आपकी बिगड़ी हुई देवती। देखिए, लघु कथा में निहित संदेश बहुत साथी, जिस हेतु आप बधाई की पात्र हैं। मैं थोड़ी सी इसमें टेक्निकल बात करता हूँ। आपका एक वाक्य है, कल आप चाहो तो इस व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी। उनकी फॉर्मेलिटी यहाँ थोड़ी सी नहीं होती, ये बहुत लंबा प्रोसेस है।
क्या बच्चा गोद लेना इतना ही आसान होता है? इस पर गौर करें, ताकि रचना में तथ्यात्मक त्रुटि भी ना आ पाए। तथ्यात्मक त्रुटि भी बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं बोल दूं कि पटना की राजधानी बेगूसराय है तो तथ्यात्मक त्रुटि हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं तो आपको बता दूं कि तथ्यात्मक त्रुटि क्या है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार गोद लेने वाले की गोद लेने की जो प्रक्रिया प्रणाली है उसमें बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या उसको रजिस्टर करना, और इसमें हिंदुस्तान सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी जिन बच्चों को लेने के लिए एप्लीकेशन दी है, प्रोवाइड की है, वो केवल 2188 है। ये मैं 2022 की अंत की बात कर रहा हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है, विकिपीडिया का डेटा है। जबकि 31,000 लोग जो बच्चे जो है वो गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि परिवार एक बच्चे के अडॉप्शन के लिए 3 साल तक इंतजार करने के लिए मजबूर है। तो ये तथ्यात्मक गलती है, इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ये लघु कथा ना बहुत हद तक आदर्शवादिता का शिकार हो गई। लेखिका को पता होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ, और मेरे साथी जो है मेरे वरिष्ठ है वो मेरी बात से सहमत। लेखिका को पता होना चाहिए कि विसंगति और द्वंद्व ये दो चीजें जो लघु कथा के प्रभाव को बहुविध करती है। कथा की जो अंतिम पंक्ति है ना, जो आपकी अंतिम पंक्ति है, आहा, ये तो विद्रोही नेताओं की सबसे सुंदर कथा है। ये जो पंक्ति है, मैं क्षमा चाहूंगा गुरु जी आपसे, ये पंक्ति ग्रह शोभा जैसी पत्रिका में छपने वाली रचना से, ये हम देखिए, हमें साहित्य लिखना है, ना कि सुखांत। ये आप ध्यान रखिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत दूर तक इनका प्रभाव जाता है। ऐसा करने से लघु कथा वास्तविकता से बहुत दूर हो जाती है। एक मैं और बताता हूँ आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से बाकी साथी भी अगर इसको कुछ ग्रहण करना चाहे तो बड़ी बात है। दर्शन शास्त्र में 2 सूत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन शास्त्र में 2 सूत्र है, अंतरश्मीली जानते होंगे, लेगोस और पेथोस। लेगोस और पेथोस। लेगोस क्या है? आपने किसी को कन्विंस करने के लिए जो कहा, दैट इज लेगोस। मान लीजिए मेरे बड़े भाई अब मुझे कहे यार प्रभावित को सिगरेट पीना छोड़ दे, मैं चेन स्मोकर हूं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों? वो लेगोस की एक प्रक्रिया है, वो मुझे कन्विंस जब करेंगे तो फिर मेरी तरफ से पैसों से होगा। लेगोस और पेट्रोल, लेगोस की एक लंबी प्रोसेस है और पेट्रोल की एक लंबी प्रोसेस है। मान लीजिए लेगोस ने मुझे कन्विंस कर दिया कि भाई तो लोग छोड़ दे, तो मैं इसको कहूंगा लेगोस जी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ जी, पहले मैं कम कर देता हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे छोड़ता हूँ। ये लेगोस है। पति ने कहा कि वो लड़की गोद में रहने पत्नी बड़ी खुश हो गई, तो लेगोस और पेट्रोल जाती। आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताएं आपकी बहुत परिपक्व हो। आपकी अभी लघु कथा है लाचारा, भाई बहुत ही सुंदर लघु कथा है, सच में बहुत ही लघु, बहुत ही सुंदर लघु कथा। मैं झूठ नहीं बोला करता, आपको पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है की तारीफ करना। चाहते हुए मैं आपकी तारीफ नहीं करता, लेकिन मेरी बीमारी है, मैं जहां तारीफ करनी होती मैं तारीफ करता। बहुत ही जबरदस्त लघु कथा है। उनकी शायद आप ऐसी लघु कथा के लिए 5-7 साल मान सकते हैं, इसलिए इसकी लघु कथा है। कथा के अंत में बच्चे द्वारा कहे एक ही शब्द नहीं, उसमें उस गरीबी बच्चों के संपूर्ण मनोज्ञान का चित्रण हो गया। भाई दिल जीत गया, ये होता है लेखकीय कौशल। वाह वाह, बहुत खूब। आपने नहीं किया, नहीं कहा, ठीक सही, के बाद में आगे आपने कुछ नहीं कहा।
इसको क्या बोलते हैं, साहिब ध्यान करते रहे कि वो अपनाना जिसे अंजाम अजलाना न हो खूबसूरत होने कर छोड़ना अच्छा। आपने वहां छोड़ दिया, इसलिए आपकी लघु कथा जो है वो चिरजीवी होगी, अल्पजीवी नहीं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं थोड़ी आपको अंदर अंदर घुसने की और कोशिश करता हूँ। आपने लिखा 14 जनवरी है आज, मुझे समझाइए कि और इस परिस्थिति का औचित्य क्या है। अगर 15 जनवरी होता तो मैं क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन ना भी 26 जनवरी है ना 15 अगस्त है, 14 जनवरी है, इसका क्या औचित्य है भाई? आप डेट हटाओ, डेट हटाओ आप, ठीक है। तो इसकी डेट की जरूरत नहीं है। किसी विद्वान ने ये कहा था कि लघु कथा जो है ये एक गरीब आदमी का बजट है, उसके पास खर्चने की कुछ ज्यादा नहीं। जैसे बोलते कि नंगा क्या नायका क्या निचोड़ेगा, लघु कथाकारों की स्थिति है। इसमें ना एक शब्द आप फालतू डाल सकते हैं, ना एक शब्द उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। गरीब आदमी बच्चों को पीला नहीं खिला सकेगा, लेकिन ये भी नहीं कि वो अरहर की दाल भी कम कर सके। तो ये गरीब आदमी का बजट है, कोई भी शब्द फालतू नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द को चबा चबा कर लिखा जाना चाहिए। रचना ऐसी हो कि ना उसमें से शब्द निकाला जा सके और ना ही डाला जा सके। बहरहाल गुरु जी आपको बहुत 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 बधाई। मैंने सभी रचनाओं में शायद बोल दिया है, तो मैं अंतिम जो अपना वक्तव्य है वो देने लगा हूँ। जी आ गया है और बहुत सीमित शब्दों में बात करूँ। पूरब सिन्हा की लघु कथाएं आश्वस्त करती, इन्हें देखकर ये विश्वास दृढ़ होता है कि लघु कथा विधा सही मार्ग पर अग्रसर। मेरा खूब विश्वास है कि नदी देखकर सतत अध्ययन, सतत प्रयास और सतत अभ्यास करती रही तो एक दिन हम उन्हें पांचके लघु कथाकारों में देखते हैं। उसका शुमार पांचके लघु कथाकारों में हो सकता है, प्रोवाइडेड तीनों शक्ति पूरी तरह हो। मेरा उसे ये सुझाव है कि वो खूब पढ़े, बहुत खूब पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े। ये हर लघु कथाकार के लिए बहुत जरूरी है। एक मेरी बड़ी अजीब सी सलाह है, शायद मेरे साथी इससे तो थोड़ा अजीब महसूस करेंगे। कल्पना भट्ट अगर यहाँ पे हाजिर है तो वो इनकी चीज को जानती है। मेरी और पुष्करणा जी की इस पर बहुत छोटी छोटी बात। रवि प्रभाकर जी मेरे जो छोटे भाई से 2021 में जो नहीं रहे, उससे बहुत लंबी छोटी बात। हर लघु कथाकार को चाहिए कि 9 रसों का तो हमारे 9 रस है, उसके अंदर घुस जाए, उसका अध्ययन करें। एक एक रस की क्या खासियत है, जो कोई रस दूसरे रस से सामंजस्य नहीं हो सकता। एक रस उपजा ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन विभक्त रस में अगर आप आस्था मिला देंगे तो रचना का जुलूस निकल जाएगा। लघु कथा फेल इसलिए होती है कि अच्छी खासी चलती चलती वो अपना रस बंद हो जाता है उसका, तो रचना फेल हो जाती है। तो आप जो है उस नवरस का जरूर एक गहरा अध्ययन करें, आपको बहुत फायदा होगा। अब दूसरी चीज है कि आप अपने आप को अपडेट रखें, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर रखें, ये बहुत जरूरी है। तो रचना में जो है आपके सार्वभौमिकता आएगी और रचना जो है बहुत सालों तक जिंदा रहेगी। एक और बात आपको, मैं आपसे बड़ा हूँ गुरु जी, तो आपको मैं दिल से खोल के बात कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पर कम से कम समय खर्च करें, कम से कम। ये चने का झाड़ है, अगर आप एक बार कर ली ना तो ना आपका उतरने का दिल करेगा, ना उतरने के लिए आपको फ्री मिलेगी। तो सोशल मीडिया से जो है पूरी बना के रखिए और रचना में कार्य करने का हुनर। मैं टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। रचना को कार्य करने का हुनर सीखिए।
अपनी रचना को बार बार बोल कर पढ़े, आधी गलतियां वही पकड़ी जाए। रचना भेजने में या पोस्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, बिल्कुल जल्दबाजी न करें। फारसी में कहावत है, किताबी वर्ण कार्य अहम करा, अर्थ है कि जल्दबाजी काम शैतान का। जल्दबाजी नहीं करो, बिल्कुल। कोई आपके पीछे नहीं बढ़ो, आप कोई पेपर नहीं देंगे तो जल्दबाजी काम शैतान का। जल्दबाजी आप सभी रचनाओं पर जो सबसे बड़ी कमजोरी, ये हम सब की कमजोरी है, मेरी भी है। मेरी कमजोरी इसलिए होगी क्योंकि मेरे भाई चले गए, मैं जो बात नहीं कर रहा हूँ वो बात क्या है कि अपनी रचना पर अपने वरिष्ठों की सलाह लेने में शर्म महसूस ना, बिल्कुल शर्म महसूस ना करें। अनीता रश्मि जी मेरे से कम 30 साल सीधे रहे, लेकिन 20 साल तो होगी। इनकी रचना पर भी हमने बात की, जिन्होंने मेरे से पूछा, मुझे लगा कि मैं इनको बताऊं। अनीता रश्मि तो मेरे से बहुत सीधे, मैंने दूरी के आगे बच्चा होकर उस तरह से बात की है। वीना की बात अनीता जी अपनी, और इन्होंने उस बात के ऊपर माना भी। अब लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं करते। चर्चा लीजिए, पकड़ाइए अपने किसी आदमी को, सिद्धेश्वर जी के पकड़ा दीजिए, ये जाने का काम है। आपको तरकीब पसंद आए नहीं पसंद है ना कीजिए। मौलवी अगर सबक नहीं देगा तो घर तो आने देगा ना, तो वो भी लोग से बैठा लेगा। तो एक तो अपनी रचना के ऊपर एक दूसरे से मशवरा जरूरी। और सलाह लेने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समय बहुत लंबा ले रहा हूँ, लेकिन ये काम की बात। अनीता रश्मि जी अशोक नव की रचना है, ईश्वर जी सलाम दीजिए, वो हिंदी की कागजी रचना है। उसमें क्या है कि एक आदमी ड्यूटी जाता है किसी के चोरी के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए, वो फेल हो जाता है, वो बीच में बहुत लंबा चौड़ा है। अंत में बेचारा इतना दूर से बेटा उधार भी चढ़ जाता है, वो कर्जा ही हो जाता है, कहीं से काम भी नहीं मिलता, वो दिल्ली छोड़ के ट्रेन में बैठ जाता है और बोलता है सलाम। ये अशोक नव की कथा। अशोक नव ने ये लघु कथा राजा नरेंद्र जी है, कुमार नरेंद्र और बड़े है, उनको दिखाई। उन्होंने कहा कि अशोक, ये रचना जो है सिर्फ पलायन बात, ये घर के बाहर जाना कोई मर्दों वाला काम नहीं। उन्होंने बैठ के बहुत डिस्कशन। वो लड़का क्या करता है, जब गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है दिल्ली छोड़ के जाने, फिर उसके दिमाग में आता है यार मैं घर जाऊंगा, फला क्या बोलेगा, यार जो मेरी प्रेमिका वो क्या बोलेगी, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, क्या था ऐसे आ गया। तो वो क्या करता है, वो चलती ट्रेन से छलांग लगा देता है और एक पत्थर पड़ा होता, पत्थर के ऊपर पाँव मारता है और फिर बोलता है आगे जो सलाम दीजिए कि ना अब मैं आ गया। पहले वो दिल्ली से जा रहा था तो दिल्ली आ जाता है। तो ये कागजी लघु कथा है। ये बनी क्यों, मैंने अपने संपादकीय में जिक्र किया इसका, क्योंकि एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। तो सलाह मशवरा करने से आप करिए, एक दूसरे से सिर्फ एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि आपसे एक पहले बात कहना चाहूंगा कि आपने जो लिख दिया ना उसको पत्थर की लकीर मत समझो। अगर वो सीख नहीं है तो उसको खारिज करना सीखिए। अदरवाइज अगर कोई दूसरा खारिज करेगा तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए ये हुनर आप ही खुद ही पैदा करें। और तीसरी बात शेखर जी, पूरम जी के लिए, पूरम जी जब मैं कभी आपसे पर्सनली मिला तो आपको बधाई भी दूंगा और आपको इनाम भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी, आपसे जैसी उम्मीद थी बहुत आभार। आप उसी रूप में सामने आए। यह स्पष्टवादिता बहुत कम लोगों में है और मैं इसलिए आपको सबसे अधिक मानता भी हूँ, सम्मान भी देता हूँ। और आज आपको बुलाकर मंच पर मुझे यह मंच धन्य हो गया है। और सारे साहित्यकार तो आपसे बहुत सारी आज प्रेरणा लिए ही हैं। यह हमारे फेसबुक के अवसर साहित्य धार्मिक पत्रिका के पेज पर भी लाइव हो रहा है, सिर्फ गूगल मीट पर नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस आपकी बातों से लाभ उठा सके, हमारी यह कोशिश है। और आपने आते ही कहा
मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो कोर्ट में कही गई बात आप साहित्य में भी आप इस उदारता से और इस संकल्प के साथ आप उपस्थित होते हैं, यह आपके व्यक्तित्व की गरिमा को कई गुना आगे बढ़ा देता है। हम सचमुच आपसे बहुत प्रभावित तो हैं ही, और आज के बाद मैं शायद आपका और अधिक निकट खुद को महसूस करूंगा। और लोग भी महसूस करेंगे ही, और इस बात को वो महसूस करेंगे कि वैसी संस्थाएं, वैसे मंच जो सिर्फ वाहवाही देने में ही अपने को आगे समझता है, वैसे मंच, वैसे व्यक्ति, वैसे साहित्यकार जो खुद को लोक कथा का मसीहा, खुद को लोक कथा का पता नहीं क्या क्या चीज़ समझकर और रोज रोज पुरस्कार सम्मान बांटता है, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे, वैसे लोगों पर आपकी बात एक तमाचा का काम करेगा और उसे कुछ सिखलाने का कुछ प्रयत्न करेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। समय बहुत होता जा रहा है, लेकिन आपकी बात को इतना सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आज हमारे मंच में बहुत सारे रचनाकार शामिल हैं, और मैं चाहूँगा कि चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा सेट कर लीजिए, चेहरा आपका कट रहा है। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आपका सानिध्य प्राप्त है और कई लोग चाहते हैं कि आपके देख रेख में एक लोक कथा का वो पाठ करे, तो पहले तो आपकी 2 लोक कथाएँ हम लोग सुनेंगे, उस पर पूनम श्रेष्ठी जी संक्षिप्त अपने विचार देंगी। आपकी लोक कथाओं पर समीक्षा देना तो इतना आसान काम नहीं है। मैंने भी जो डायरी लिखा है, समीक्षा नहीं, सिर्फ आपकी लोक कथाओं को पढ़ के हमने जो महसूस किया उस बात को हमने पहले ही बयां कर दिया, आपकी लोक कथा पढ़ने के पहले ही। लेकिन उसके बाद पूनम श्रेष्ठी जी 2 शब्द प्रकट करेंगी। लेकिन सबसे पहले हम आपकी लोक कथा सुनना चाहेंगे इस दूसरे सत्र के आरंभ में, और उसके बाद एक एक करके जिस तरह से मुझे नाम प्राप्त हुए हैं, एक रचनाकार सिर्फ बिना कोई भूमिका का एक लोक कथा पाठ करें ताकि अधिक से अधिक लोग हम शामिल कर सकें, और उस पर योगराज प्रभाकर जी मात्र 1 मिनट में अपनी टिप्पणी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सके, सुन सके। और हर एक लोक कथा के बाद यदि वो टिप्पणी देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा लोगों को सीखने और समझने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि दूसरे सत्र का आरंभ हमारे अध्यक्ष के लोक कथा पर योगराज प्रभाकर जी के लोक कथा पाठ से आरंभ हो। आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करें। सिद्धेश्वर जी, मेरी लघु कथाओं से कहीं बेहतर जो है वो आपने बोल दिया। आपकी जो टिप्पणी है मेरी लघु कथाएं उसके बराबर की नहीं है। नहीं, फिर भी आपकी लोक कथा को हम सुनना चाहेंगे, सब लोग सुनना चाहेंगे, काफ़ी लोगों की मांग है। आपसे निवेदन है कि अपनी 2 लोक कथा, बहुत कम समय में आप तो इतनी छोटी छोटी लोक कथा लिखा है कि वो अपने आप में महत्व रखता है। मैं चाहूँगा आप 2 लोक कथाओं का पाठ करें, और उसके बाद मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है अपने अपने सावन। बारिश भी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कच्ची छत से पानी की धाराएं निरंतर बह रही थी। टपक से पानी के लिए घर में जगह जगह रखे छोटे बड़े बर्तन भी बार बार भर जाते। उसके बीवी बच्चे कोने में डूबते बैठे थे। परेशानी के इसी आलम में कवि सुधाकर टपकती हुई छत के लिए बाजार से प्लास्टिक की कृपाल खरीदने चल पड़ा। चौक पर पहुंचते ही किसी ने आवाज दी, सुधाकर जी जरा रुकिए। आवाज देने वाला उसका एक परिचित जी, कहिए भाई साहब। अरे भाई, कहाँ रहते हैं आजकल? परसों सावन का भी सम्मेलन है, मैं चाहता हूँ कि आप बरसात को कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करें ताकि 2 बार बस्ती में शुरू हो। सावन और बरसात का नाम सुनते ही घर की टपक हुई छत उसकी आंखों के सामने आ गई। टपकते हुए पानी को संभालने में असमर्थ बर्तन उसका मुंह गिराने लगा। क्या सोच रहे हो यार? अरे देश के बड़े बड़े कवि तो मजलूम जी में कविता पाठ करना तो बड़े गर्व की बात है। उसके आसमान की ओर देखते उत्तर दिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे दूर हो रहा है। मेरी दूसरी रचना है पहचान। सारा शहर धार्मिक संघों की चपेट में था। दोनों ओर के लोग भारी संख्या में हताहत हुए। अस्पताल मृतकों और घायलों से भर गए। इसके अप्रशांति के माहौल में मैं बूढ़ा बाबलू की तरह अपने बुरी तरह घायल अनाज पोते के लिए किसी का छुड़ाता को ढूंढा, मगर पोते की टूटती सांसों के साथ आपकी टूटती था। तभी एक गाड़ी पुरुष, तभी एक सच्चे पुरुष अपना खून देने के लिए आगे आया। इसकी बदौलत कुछ ही देर बाद ही डॉक्टरों ने लड़के को खतरे से बाहर बता। मैं आपका ये आसान जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा।
पूरे के हाथ जोड़ शैतान कैसा बाबा यह तो इंसान ही बनता है। लेकिन जब हर तरफ की निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी तो आप फरिश्ता बनकर आए हमारे। उस व्यक्ति ने एक ठंडी सांस भरते कहा, दरअसल मेरा इकलौता बेटा पिछले जन्मों में मारा गया और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी की घर का चिराग भी बुझ जाए। कैसा वक्त आ गया है, मेरा घर कोई संगाई होगा, थोड़े दिन संगाई होगा। उत्तर में उस व्यक्ति के होठों पर एक तीखी मुस्कान। कुछ क्षण की छुट्टी के बाद बूढ़े ने पूछा, वैसे आप कहाँ के मोबाइल, इस तरफ के या उस तरफ? उसने भरे गले से उत्तर दिया, मेरा बेटा जो मेरा इकलौता तारा था चला गया, अब तो मैं इनका भी। वाह, बहुत बढ़िया योगराज प्रभाकर जी। आपकी इन लोग कथाओं से कई लोग प्रेरणा लेंगे और लोग अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। बाकी लोग जो है किसी एक का माइक खुला हुआ है जिससे बाधित हो रहा है। तो योगराज प्रभाकर जी ने अपने दोनों लोक कथाओं को पाठ किया। उनके बारे में हमने तो विस्तार से अपनी टिप्पणी दे चुका हूँ अपनी डायरी में, लेकिन अब मैं चाहूँ कि मुख्य अतिथि के नाते पूनम श्रेष्ठी जी भी उन पर संक्षिप्त विचार दें, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, वरिष्ठ लघु कथाकार आदरणीय योगराज प्रभाकर जी की लघु कथा अपने अपने सावन में कच्चे घर में परिवार सहित बारिश के कारण पानी की धाराएं छत से बहने से होने वाली परेशानियों का सामना करता हुआ कवि सुधाकर तिरपाल खरीदने निकलता है तो उसे रास्ते में एक मित्र मिलता है जो उसे सावन पर कवि सम्मेलन में भाग लेकर मस्ती भरा सावन गीत सुनाने का अनुरोध करता है। कवि को बारिश में होने वाली परेशानियों का ध्यान आ जाता है और मित्र से कहता है कि उससे झूठ नहीं बोला जाएगा। लघुता लिए यह लघु कथा वाकई विसंगतियों की कोख से उत्पन्न हुई है, जिसे लेखक ने अपनी समृद्ध भाषा एवं उत्कृष्ट संप्रेषण से अपनी रचनाशीलता एवं कल्पना का पुट देकर कलमबद्ध किया है। इसका शीर्षक आकर्षक, इसे आगे पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला और इस कथा की सार्थकता को सिद्ध करता है। चरमोत्कर्ष पर इस लघु कथा का अंत होता है। पंचलाइन का स्वाभाविक रूप से पाठक को भीतर तक प्रभावित करता है। यह लघु कथा कथानक उद्देश्य और सरल भाषा, सटीक शब्दों के चयन से एवं लेखकीय प्रवेश से बचने के कारण उत्कृष्ट बन गया है। और दूसरी कथा है, लघु कथा है पहचान लघु कथा में एक शहर में हुए धार्मिक दंगा के कारण दोनों ओर के लोग भारी संख्या में हताहत होते हैं। वहीं एक बूढ़े के अनाथ घायल पोते को एक सज्जन रक्तदान करके उसके जीवन को खतरे से बाहर लाने में मदद करता है। बूढ़ा उस व्यक्ति का आभार प्रकट करता है और पूछता है कि वह इस तरफ का है या उस तरफ का। वह सज्जन उसे बताता है कि पिछले दंगे में उसका इकलौता बेटा मारा गया था और वह नहीं चाहता है कि वो किसी और के घर का चिराग बुझ जाए। वह बूढ़े के प्रश्न के उत्तर में कहता है कि वह अपने इकलौते सहारे के चले जाने के कारण कहीं का भी नहीं है। संक्षिप्तता, सूक्ष्मता और सांकेतिकता लिए यह मार्मिक लघु कथा अंतःकरण को झकझोर कर उन्हें मानवीय तत्वों के प्रति सोचने को विवश करती है। इस लघु कथा का शीर्षक भी आकर्षक एवं जिज्ञासा पैदा करने वाला है, जो लघु कथा की सार्थकता को सिद्ध करता है। सीमित पात्र को लेकर एक ही कालखंड में यह लघु कथा सरल एवं सटीक शब्दों के चयन के कारण लघुता में प्रभुता को सिद्ध करता है। इस लघु कथा के अंत मारक पंक्ति में साफ साफ कहने के बजाय खास की ओर संकेत कर छोड़ा हुआ अनकहा ज्यादा प्रभावी बन पड़ा है, जो पाठक के विचारों को आंदोलित करने में सफल हुआ है, पाठक को आह और वाह करने के लिए मजबूर कर देता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम श्रेष्ठी जी, आपने बहुत बढ़िया अपने विचार व्यक्त किया। उनकी लोक कथाओं का मूल्यांकन तो इसी तरह होना ही चाहिए। और अब मैं आरंभ कर रहा हूँ, दूसरे सत्र का आरंभ तो हो चुका है योगराज प्रभाकर जी के लोक कथा से, और जिस क्रम से मुझे नाम प्राप्त हुए हैं मैं उस क्रम से लोग को आमंत्रित कर रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के वे अपनी एक एक लोक कथाओं का पाठ करेंगे, लघु कथा का पाठ करेंगे, लघु कहानी का नहीं। कभी कभी को लोग लेके आ जाते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट तक लाचाप पढ़ रहे हैं,
लघु कथा का पाठ करेंगे। और पहली बात। दूसरी बात, वैसे रचनाकार जिनको सही बात, सही समीक्षा से परहेज है, क्योंकि हमारे मंच पर आज एक बहुत ही निष्पक्ष और निर्भीक व्यक्ति अध्यक्ष की भूमिका में है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारी लोक कथा का आलोचना ना हो या उनको बुरा लगे, वैसे लोग पहले ही बोल देंगे आते के साथ। नाम तो मैं जरूर बुलाऊंगा, मुझे पता नहीं कौन पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते हैं। वे लोग आके बोले कि मैं सिर्फ सुनने आ जाया हूँ, तो मुझे भी उतनी प्रसन्नता होगी। लेकिन यदि आप लोक कथा पढ़ते हैं तो उस पर निष्पक्ष निर्भीक टिप्पणी हमारे अध्यक्ष महोदय देंगे। आप उसे माने ना माने यह अलग बात होता है, लेकिन हमें अध्यक्ष जो मंच पर आज बैठते हैं उनको तो मान सम्मान हमें देना है, चाहे आप उनकी बात को माने ना माने, यह अलग बात है। तो इसके साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ सुधा पांडे जी को। सुधा पांडे जो कविता लिखती रही हैं, लोक कथा में प्रयास कर रही हैं। मैं सुधा पांडे जी आज सबसे पहले जुड़ी थी, मुझसे निवेदन करता हूँ कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। मैं उपस्थित हूँ। हाँ, पढ़िए, एक लोक कथा पढ़िए। मेरी लघु कथा है सत्य की राह। शिवेश हमेशा सत्य की राह को अपनाता है। उसे लगता है सत्य एक जैसा रहता है, अपना रूप नहीं बदलता। लेकिन झूठ की दीवार कच्ची होती है। बचपन में निश्चल जीवन रहता है, सभी मित्र सच्चे ही लगते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि मेरा मित्र कभी उससे झूठ बोलता है। साथ में बचपन का मित्र जिससे शिवेश को घनिष्ठता है। अगर कोई मित्र उसे कहता भी कि तुम जिसे अच्छा मित्र समझते हो वह तो तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, लेकिन मित्रता ने आंखों पर पर्दा डाल रखा है। शिवेश के उस समय उसकी होशियारी का पता चला जब